हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? तो आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट नंबर 2। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? पढ़ा था फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। यहाँ ये जो पहला पार्ट था अपना, वो कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो तुम्हारे बनते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैट्स पार्ट 1 में बनते हैं, ठीक है। बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट 2 भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और इसमें प्रूफ ज़्यादा होते हैं, तो बोर्ड के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में आप इसको हल्का ले सकते हो। हाँ, कंपेयरली पहले पार्ट से अगर आपको पहला पार्ट ईजी लगा है तो ये पार्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो नंबर 2 है ये बहुत ईजी है। मतलब उसके कंपेयरली ये काफ़ी आसान रहने वाला है और बहुत आसान सी चीज़ें इसमें हैं। बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें समझनी होगी और कुछ छोटी छोटी बातें हमें करनी होगी। अगर वो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम लोगों ने समझ लिया तो ये चीज़ हमें हर दम के लिए तैयार हो जाती हैं। इसको बार बार में रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब इस तरह से पढ़ें, पढ़ना भी इसी तरह से चाहिए कि चीज़ें एक बार में करते ही कन्फर्म हो जाए। बट ये ऐसा ही टॉपिक है जो आपको फिज़िक्स के अंदर सबसे इजी वाला पार्ट लगेगा। मतलब ये सबसे इजी रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा फ्लक्स। देखें साहब, फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी भी क्लोज एरिया से कोई भी क्वांटिटी बाहर निकलती हो तो वो कहलाती है उसका फ्लक्स। यानी किसी भी क्लोज एरिया से, कोई भी आपके साथ क्लोज एरिया हो और उससे अगर कोई चीज़ बाहर निकलती हो तो वो कहलाएगी उसका फ्लक्स। जैसे आप रिंकू भैया इनको माँ वाला फ्रेम दिखाओ। अगर ये फ्रेम, माँ की फ़ोटो इसमें लगी हुई है, अगर हम फोटो 1 मिनट के लिए मान लें कि हटा दी गई है और अब केवल फ्रेम बचा है। अब इस फ्रेम में से अगर इस फ्रेम को मैं किसी नदी में ले जाऊं और उसमें से मैं इसको इस पोजीशन में रखूं, इस तरह से रखूं, तो आपको पता है कि इसमें से जो नदी फ्लो हो रही है उसमें से मैक्सिमम पानी इसमें से निकलेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ तो अब क्वांटिटी इसमें से फ्रेम में से होकर निकलेगी तो सही, बट वो उतनी नहीं निकलेगी जितनी कि यहाँ निकल रही थी, ठीक है। अगर इस फ्रेम को मैं वो जो आपकी रिवर है, जो नदी है, उसकी जो स्ट्रीम है, उसके पैरेलल लगा दूँ, पैरेलल अगर मैं रख दिया तो कम से कम आप ये कह सकते हो, अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो है तो आप ये तो कह ही सकते हो कि इस फ्रेम में से होकर कुछ नहीं निकलेगा। मतलब जो भी इस फ्रेम को हमने ऐसे रखा, हमने इसको यूँ रखा, हमने इसको किसी एंगल पर रखा, तीनों ही कंडीशन में आपने देखा था कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वांटिटी निकल रही है। तो जो क्वांटिटी पानी की इसमें से निकल रही है वो कहलाएगा पानी का फ्लक्स। आपके पास खिड़कियाँ लगी हुई है आपके मकान के अंदर, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जब तेज़ हवा चल रही है तो काफ़ी क्वांटिटी में एयर अंदर एंटर करती है, ये कहलाता है एयर का फ्लक्स। मतलब कहने का ये कि किसी भी क्लोज एरिया से कोई भी चीज़ अगर बाहर निकलती है तो कहलाती है वो फ्लक्स। सिंपल अगर हम लोग डिस्कस करें, जैसे आपका क्लासरूम है, आप इमेजिन कीजिएगा अपने अपने क्लासरूम को, और उसमें एक दरवाज़ा बना हुआ है और दरवाजे की साइज़ जो है आजकल तो ठीक है काफ़ी बड़ी रखने लग गए, बट अगर अपन मान लेते हैं कि एक रूम के अंदर 60-70 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो मान लो किसी बच्चे ने एक र्यूमर फैला दी कि साहब वो एक सांप निकला, हाँ ना, बड़ा सांप, कोबरा आ गया, साहब कोबरा आ गया। अभी भी अजमेर में आप देख रहे होंगे बहुत सारे कोबरा निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी, सारे बच्चे एकदम क्या होंगे, सब रूम से बाहर निकलेंगे और थोड़ी देर बाद में आपका रूम बिल्कुल खाली हो जाएगा। ये कहलाता है आपका बच्चों का फ्लक्स जो इस रूम से बाहर निकलेंगे। बट सपोज करो 2 दरवाजे थे, एक अगर अपना बंद हो तो जो बच्चे बाहर निकलेंगे उनकी जो क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी काफ़ी कम होगी, ठीक है। और अगर मैं दरवाज़ा पूरा खोल देता हूँ तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, रूम मेरा जो होगा वो बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। बट सोचो समझो, अगर यही चीज़ हम लोग कुछ यूँ कहें कि हमारे दादा दादी या हमारे बुज़ुर्ग जो है जिनकी एज 80-90 साल हो चुकी है और वो किसी प्रवचन हॉल में बैठे हुए हैं। अब आप यूँ समझें साहब वो प्रवचन हॉल में बैठे हुए हैं, उनके साथ में उनके घुटनों में थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम भी है। अब वहाँ अगर कोई आदमी र्यूमर फैलाता है, अरे साहब सांप निकल गया, पीछे कोबरा निकल गया। अब अगर वो बुज़ुर्ग जो हैं वो अगर उस रूम से निकलेंगे तो उनका फ्लक्स उतना बेहतरीन नहीं होगा जितना तुम्हारा फ्लक्स बेहतरीन है। रीज़न, तुम्हारी वेलोसिटी, तुम्हारी स्पीड कंपेयरली उनसे काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारे साथ फ्लक्स में, जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारी लाइफ में आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स
के साथ में हम सिंपल फ्लक्स की बात करेंगे, हम एयर फ्लक्स की बात करेंगे, हमारे रूम की डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, काफ़ी कुछ बातें और भी है जिनके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले सुनिएगा साहब, अपन लोग बात कर रहे हैं फ्लक्स के बारे में, लेकिन फ्लक्स को समझाने से पहले मैं तुम्हें एरिया समझाऊंगा। व्हाट इज़ एरिया? एरिया आपकी नज़र में जो समझाया जाए कि एरिया आपकी नज़र में, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि एरिया आपकी नज़र में वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो एरिया आपकी नज़र में वेक्टर है या स्केलर है? अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो सुनिएगा साहब, ये मैंने आपके सामने एक एरिया बनाया है, स्क्वायर एरिया, ठीक है। यहाँ मैंने बनाया है एक सर्कल। अब ये सर्कल और ये जो आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये इसका कुछ ना कुछ एरिया डेफिनेटली होगा। इसके अंदर जितना ये चीज़ है वो इसका एरिया कहलाएगी। अब एरिया ये किस प्लेन में लाई कर रहा है तो आपको समझ में आएगा, ये इस प्लेन में लाई करता है, ठीक है। यहाँ ये इस प्लेन में लाई करता है। तो आपको एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर और स्केलर में क्या है, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास में डायरेक्शन भी रहने वाली है। तो डायरेक्शन कौन सी होती है साहब? तो एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो याद रखेंगे आप मेरी बात को कि एरिया की डायरेक्शन हमेशा जिस प्लेन में वो लाई करता है, यानी जिस प्लेन में वो रहता है या रहने वाला है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन जाने वाली है। मतलब एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा जिस प्लेन में ये रहने वाला है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होगी। मतलब ये डायरेक्शन होगी, यहाँ ये डायरेक्शन होगी। अगर आप मेरी हथेली को, मेरे पाम को अगर मान लें ये एरिया है, तो यहाँ पर ये इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इसके प्लेन के बिल्कुल नॉर्मल होगी, यानी डायरेक्शन इसकी ये जाएगी। अगर मेरा पाम इस तरह से रखी हुई, मेरी हथेली इस तरह से रख दी जाए तो अब इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी दोस्त? ऊपर की तरफ होगी। अगर मैं यूँ रख देता हूँ तो नीचे की तरफ होगी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है, दिमाग में क्वेश्चन क्या उठ सकता है साहब कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपने बताया था 11th क्लास में कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो और उसकी डायरेक्शन अगर हमेशा के लिए फिक्स्ड हो तो वी कंसीडर इट एज अ स्केलर। मतलब हम उसको कंसीडर करते हैं एक स्केलर क्वांटिटी की तरह। पर मेरे दोस्त वहां मैंने ये कहा था कि डायरेक्शन फॉर एवर फिक्स्ड हो, हमेशा के लिए एक ही डायरेक्शन हो। जैसे टाइम की डायरेक्शन हमेशा एक ही होती है, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड है। एरिया हमेशा किसी एक प्लेन में नहीं रख सकते आप। फुटबॉल के अंदर आप देखें या किसी ऐसे फुटबॉल जैसे कि आप एक क्रिस्टल बॉल के अंदर देखें, तो क्रिस्टल बॉल के अंदर आपको बहुत चिन्ने से, बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे प्लेन नजर आएंगे। अब बहुत सारे प्लेन नजर आएंगे तो हर एक जगह अगर आप उसके परपेंडिकुलर अगर आप एक छोटी सी लाइन को बना सको उसके, तो आप देखोगे कि सबकी डायरेक्शन एक प्लेन में नहीं है, सबकी डायरेक्शन डिफरेंट में है। दैट्स वाई आपको ये मानना पड़ेगा कि एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और एक बात और समझनी पड़ेगी कि एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उसकी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर जाने वाली है, यानी उसके रहने वाली है। तो ये हमारी बात क्लियर हुई साहब। अब फ्लक्स की बात करते हैं। तो फ्लक्स को समझने के लिए मैं एक ईजीएस्ट एग्जाम्पल पर आपसे बात करता हूँ। फ्लक्स वेक्टर और स्केलर में आपने कहा साहब फ्लक्स भी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्यों बन जाएगी, किस तरह से बन जाएगी, वो अपन लोग 2 मिनट बाद में आपको समझ में आ जाएगा, जिस एग्जांपल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिएगा साहब, यहाँ ये मान लें कि आप ये मेरे पास में एक रिवर में बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो है, कोई टर्बुलेंट फ्लो मैंने यहाँ नहीं लिया है। मतलब यहाँ जो फ्लो ले रहे हैं हम लोग वो फ्लो ले रहे हैं कौन सा वाला, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और 3 कंडीशन में मैं इसको लेता हूँ और 3 कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी 3 कंडीशन ली जा रही है इसमें। ये पहली कंडीशन है साहब, ये देखें आप, ये पहली कंडीशन, ये नंबर 2 कंडीशन, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो, कोई टर्बुलेंट फ्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लक्स को ईजीएस्ट वे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 3 केस मैंने बना दिए हैं आपके सामने। ये ए बना है, ये आपका बी बना है और ये आपका सी बना है, बेड़ो, ठीक है। पहले केस में मेरे पास जो माता जी का जो अपन ने ऊपर देखा था अभी थोड़ी देर पहले, जो फोटो फ्रेम था उसमें हमने फोटो को रिमूव कर दिया है और अब केवल मेरे पास फ्रेम है और फ्रेम को मैं कुछ इस तरह से रख रहा हूँ। पहली कंडीशन में बिल्कुल इसका जो स्ट्रीमलाइन फ्लो था उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा गया है, ये फ्रेम बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा गया लाइक दैट। दूसरी कंडीशन में मैंने फ्लो के पैरेलल इसको जमा दिया है फ्रेम को लाइक दैट, ऐसे। और तीसरी कंडीशन मैंने जो फ्रेम को रखा है वो कुछ इस तरह के एंगल पे रख दिया है। यानी ये 3 कंडीशन में मैंने इस फ्रेम को रखा है। अब आपको जो फ्लक्स होता है वो मैंने आपको कहा कि वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि 2
वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी बाहर जाएगी। अब अगर नदी के अंदर, रिवर के अंदर अगर फ्लो बहुत धीमे हैं तो इस कंडीशन में आपको भी पता है कि जो बाहर, जो यहाँ से जो इसमें से होकर जो वाटर बाहर आएगा उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम रहने वाली है। इसका एरिया अगर कमज़ोर हो, एरिया अगर थोड़ा सा कम हो, तब भी आप समझ सकते हो कि जो क्वांटिटी इसमें से बाहर आएगी उसकी वैल्यू काफ़ी कम रहने वाली है। बट अगर हम यूँ समझ लें कि एरिया भी बहुत ज़बरदस्त है और स्ट्रीमलाइन फ्लो है, यानी अभी टर्बुलेंट फ्लो नहीं हुआ है बट स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और वो जो फ्लो है वो फ्लो काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा बहुत तेज़ फ्लो आ रहा है बट स्ट्रीमलाइन है, उस कंडीशन में क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इसका मतलब हम लोग 3 बातों पर कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से अगर कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो वो उसका फ्लक्स कहलाने वाली है, और इसके साथ साथ में वो डिपेंड करने वाली है एक तो उसकी स्पीड पर, मतलब इंटेंसिटी पर, नंबर 2 चीज़ जिस पर डिपेंड करने वाली है वो एरिया पर, और तीसरी चीज़ जिस पर डिपेंड करने वाली, सब कुछ बहुत अच्छा है बट कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपने उस एरिया को उस रिवर के अंदर रखा कैसे। मैंने कहा साहब एरिया बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा है, ठीक है, और स्पीड भी रिवर की बहुत मस्त रखी गई है, बट मैंने उसको ऐसे लेटा दिया तो गई भैंस पानी में, कम से कम इसमें से कोई वाटर बाहर नहीं निकलेगा। ये आपको प्रैक्टिकली फील हो रहा है। आप चाहो तो इसको अपने घर में भी कर सकते हो, ठीक है। आप एक पेपर लें, पेपर में से एक बीच का हिस्सा काट दें, ठीक है, एक फ्रेम बना लें, और सनलाइट दिन में 12 बजे के आसपास जब सन हमारे बिल्कुल सामने होता है, आप बिल्कुल ऐसे रखें, सनलाइट के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि जो आपने खिड़की बनाई है उसका एरिया काफ़ी यो नज़र आएगा। फिर अगर आप हल्का सा टिल्ट कर देंगे तो क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और बिल्कुल सनलाइट के अगर पैरेलल कर देने वाले हैं उसको तो आपको नज़र आएगा कि इस समय अब जो सनलाइट उस खिड़की में से, पेपर को आपने कट करके जो खिड़की बनाई थी ना उसमें से, ठीक है, अरे एक पेपर लो, उसको यूँ काट के बना लो यार, और उसमें से आप देखोगे कि अगर आपने यूँ कर दिया, बिल्कुल उसको ऐसे खड़ा कर दिया लाइक दैट, इस तरह से अगर आपने इसको यूँ खड़ा कर दिया, इसमें एक खिड़की बनी हुई है, तो अब इस समय इस कंडीशन में कोई भी सनलाइट नहीं निकलेगी। इस समय थोड़ी निकलेगी बट इस समय मैक्सिमम जगह पर आपको, ठीक है, बाकी जगह पर इसकी शेडो नज़र आएगी, बाकी जगह इसकी लाइट नज़र आएगी, ठीक है। तो कंडीशन अपनी क्लियर है कि किन किन चीज़ों पर फ्लक्स डिपेंड करने वाला है। फिलहाल मैं यहाँ बात करता हूँ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वी डॉट ए, ये फ्लक्स रहने वाला है, और ये क्यों स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका वी ए कॉस ऑफ थीटा खुलेगा इससे, ठीक है, यानी आपका वी ए कॉस ऑफ थीटा बन गया है, ठीक है। अब बात को समझें, अगर मैं इस फ्रेम को, सपोज इस रिवर में मैंने यूँ रख रखा है, मैंने इसको यूँ रखा हुआ है, यहाँ से एंटर होके इधर से निकल रहा है क्वांटिटी, इसको मैंने चेंज कर दिया, यूँ कर दिया, तब भी क्वांटिटी यानी एरिया की डायरेक्शन आपने बदल दी है बट आपकी क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन के बदल देने पर उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना आए वो स्केलर कहलाएगी। जैसे सपोज करो, चलो एरिया को ऐसे रहने देते, रिवर यूँ आ रही है और यहाँ एक खिड़की बनी हुई है इसमें, और इस खिड़की में से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से यूँ। अब अगर मान लो रिवर की डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन भाई ये ना होकर ये हो जाता तो जो क्वांटिटी हम लोग इधर जो क्वांटिटी हमें इधर मिलने वाली है या मिल रही है उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा साहब। चलो नदी को मान लेते हो ऊपर से नीचे आ रही है बारिश, मान लो यार, ठीक है, और बादल फट गया, ऐसे रखा हुआ है मैंने इसको, तब भी जो क्वांटिटी निकलेगी नीचे से वो तो बिल्कुल बराबर ही निकलेगी, यानी कि डायरेक्शन को बदल देने पर, चाहे आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल दी हो इस जगह, ठीक है, चाहे आपने एरिया की डायरेक्शन बदल दी हो, बट फ्लक्स की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दैट्स वाई फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। उसकी वैल्यू जो होने वाली है वो वी ए कॉस ऑफ थीटा पे, ये थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा है वेक्टर वी और वेक्टर ए के बीच का एंगल। मतलब मेरी बात को ध्यान से सुने, मैंने कहा यहाँ पर जो थीटा बनने वाला है वो थीटा बनने वाला है किसके बीच में? वेक्टर वी और वेक्टर ए के बीच का एंगल। तो मैं पहली कंडीशन में बात करता हूँ, सब फ्लक्स कितना निकलेगा, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन है मेरे पास में वी की, और जैसा कि आपने पहले ही बताया था कि एरिया की डायरेक्शन हमेशा उसके प्लेन के नॉर्मल होगी। तो इस कंडीशन में भले ही तुम्हारी फीलिंग्स कितनी ही ज़बरदस्त हो रही हो कि वी और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री होने वाला है, बट यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो वी और ए के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ आपको 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा मेरी इस बात को ध्यान दें, आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा उसके प्लेन के नॉर्मल होगी, और फिजिकली जो आपको दिखेगा वो प्लेन दिखेगा। तो प्लेन दिखने के बाद में
प्लेन का जो एंगल दिखेगा वो आपको सबसे पहले दिखेगा, बट आपको वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी कि मुझे जो डायरेक्शन रखनी है फ्लक्स निकालते वक्त वो वेक्टर v और वेक्टर a के बीच की डायरेक्शन निकालनी है, ना कि प्लेन के बीच में। और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में वो आपको इस तरह से गच्चा देने की कोशिश करेगा कि वो आपको कह देगा कि प्लेन का एंगल इतना है, तो प्लेन के एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें चाहिए वेक्टर एरिया का एंगल। तो फिलहाल अपन इस बातों को निपटाते हैं, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना होता है। तो आप इस जगह देखेंगे तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, दोस्त मेरे, v डॉट ए जा रहा था और इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो फाई इज इक्वल टू जाएगा आपका वी ए कॉस ऑफ थीटा, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ 0 डिग्री है, यानी फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आपका होने वाला है मैक्सिमम, और वो हो गया आपका वी ए, यानी यहाँ आपका फ्लक्स जो है दोस्त वो मैक्सिमम हो चुका है। ठीक है, इसी कंडीशन में देखता हूँ मैं, ये डायरेक्शन मेरे पास में v की है भाई, और ये जो डायरेक्शन है वो मेरे पास में a की डायरेक्शन है, और अगर यहाँ देखेंगे हम लोग तो v और a जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और v और a अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है तो आप समझें कि यहाँ एंगल जो बन रहा है वो एंगल बना है आपका ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ जो फ्लक्स आएगा वो वी ए कॉस ऑफ 90, और बच्चा बच्चा जानता है कि कॉस ऑफ 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे केस नंबर 3 में, तो यहाँ दैट द डायरेक्शन ऑफ v, वेलोसिटी ऑफ वाटर की डायरेक्शन ये रही, और अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये आपका एरिया जाएगा और ये एंगल आपका थीटा, जो थीटा था वही बनेगा। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आपका यहाँ रहने वाला है वी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये एक साधारण सी बात हमने की। अगर सपोज करो ये, अगर इसको यूँ माना जाए कि रिवर को नहीं मानते हुए ये एयर का फ्लो है, तो जो वाटर जो एयर इसमें से बाहर निकल रही है, अब ये कहलाएगा एयर का फ्लक्स, यानी यहाँ वाटर का फ्लक्स 0 था, यहाँ वाटर का फ्लक्स कुछ था, तो अगर मैंने कह दिया साहब ये एयर के फ्लो की डायरेक्शन है, एयर भी स्ट्रीम लाइन फ्लो कर सकती है, करती है, तो यहाँ पर ये मेरी खिड़की बनी हुई है, तो इस जगह से मेरे पास में एयर का फ्लक्स मैक्सिमम होने वाला है, इस जगह मेरा फ्लक्स 0 होने वाला है, और इस जगह फ्लक्स कुछ रहने वाला है, मतलब रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो फ्लक्स के अंदर अगर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करें कि कुछ आपके घर में ही कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगी होती हैं, और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ लगे होने के बावजूद भी उसके अंदर कोई एयर का है ना फ्लो नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है साहब? तो वहाँ वो जो रूम डिजाइंड हैं आपके, उस आपकी जो बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर जो रूम डिज़ाइन है वो उस शहर की जलवायु के हिसाब से, उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से नहीं है। देखें साहब, मान लो मेरे इस रूम के अंदर हवा जो है वो मेरे पीछे से आ रही है, बहुत तेज़ आ रही है, बहुत अच्छी खासी आ रही है। अब अगर मैंने इस वॉल पर कोई खिड़की बना दी, वो वहाँ बना दी है, इस वॉल पे बना दी, तो भाई देखो एयर का फ्लो तो यूँ है और खिड़की डिजाइन है इस वॉल पे, तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई और एयर की डायरेक्शन ये हो गई, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। तो सब कुछ करा था आपने, खिड़कियां बहुत अच्छी रखी थी, क्रॉस वेंटिलेशन भी बनाए थे, बट फिर भी एयर का फ्लो आपके रूम में नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला है? क्योंकि आपके एरिया की डायरेक्शन और उस जगह पर जो एयर का फ्लो है उसकी डायरेक्शन आपने नॉर्मल रखी हुई है, तो यहाँ आपका कोई कार्यक्रम नहीं होने वाला, यानी कोई फ्लक्स नहीं होने वाला। बट आपकी बिल्डिंग में हो सकता है एक छोटा सा रूम ऐसा हो, उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त हवा आती हो। अब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है साहब? उसके अंदर एक खिड़की बनी हुई थी यहाँ पर, इस जगह पर एक छोटी सी खिड़की यहाँ बनी हुई थी, यहाँ पर इस जगह से। अब ये खिड़की यहाँ बनी हुई है, एयर का फ्लो इधर से आ रहा है, खिड़की भी यहाँ बनी हुई है, यानी खिड़की जो बनी है वो एयर के फ्लो के बिल्कुल परपेंडिकुलर बनी हुई है, यानी उसका जो प्लेन है वो एयर के फ्लो के नॉर्मल है। बट एक्चुअल जो एंगल बनेगा, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन यहाँ जाएगी, वो हमेशा जिस प्लेन में लाई करता है, ये प्लेन बिल्कुल एयर के फ्लो के परपेंडिकुलर है, बट वेक्टर एरिया की डायरेक्शन तो ये गई ना, तो वी और ए की डायरेक्शन ये हो जाने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी आपको एयर इस रूम में मिलने वाली है। तो कहने का मतलब, जब आप रूम डिज़ाइन करवाएं तो आप उस शहर की बिल्डिंग जब आप डिज़ाइन कराएं तो उस शहर के आबो हवा को जरूर देख लेंगे, इसमें जनरली हवा कौन सी डायरेक्शन बढ़ती है। बीच में तो एक चलन और चला था कि जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हवादार मकान नहीं बन रहा था, तो पता है उन्होंने खिड़कियाँ दरवाजे सब जो थे वो तिरछे लगाने चालू कर दिए, यानी जो आपकी खिड़कियाँ थी, दरवाजे थे, वो सब टेढ़े लगने लगे। हमने मकान में उसको नाम दिया गया डिजाइनदार मकान, ठीक है। लेकिन वहाँ पर इस चीज़ से बचने की कोशिश की गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी खिड़कियाँ जो इस बिल्डिंग में लगने वाली है वो इस शहर की आबो हवा के पैरेलल वॉल में लग जावे, यानी जिधर हवा बह रही है उसके पैरेलल जो वॉल है
उसमें बहकर वहाँ पर उस खिड़की के एरिया की डायरेक्शन उसके बिल्कुल नॉर्मल जाने वाली हो, तो उस रूम के अंदर, उस बड़े से रूम के अंदर बड़ी बड़ी खिड़कियों के बावजूद भी कोई हवा आपको नहीं मिलने वाली है। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने क्या किया साहब, उन्होंने दिमाग लगाया, तिरछी तिरछी खिड़कियाँ, तिरछी तिरछी वॉल बनाना चालू किया, तो ठीक है ये वाली कंडीशन होने लगी। बट अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक छोटी सी बात को, और वो मैं आपको कहता हूँ, एक न्यूमेरिकल है मेरे पास में, और वो न्यूमेरिकल ये है दोस्त कि मैंने आपसे कहा कि साहब एक जगह पर जो रिवर का फ्लो है वो आपका मान लो कि 20 है, ठीक है। एरिया जो है, एरिया उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने कह दिया 20 मीटर स्क्वायर। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने वाटर का फ्लो बोल दिया 20 मीटर पर सेकेंड, एरिया जो बोला 20 मीटर स्क्वायर। अब मैंने पूछा कि साहब मैं इसको फ्रेम को डिफरेंट ऑफ एंगल पे रखने वाला हूँ, और मैंने बोल दिया कि V जो है वो 20 दे रहा हूँ, एरिया जो है वो आपका 20 मीटर स्क्वायर दे रहा हूँ, और ये 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है मैंने आपको। और मैं अब आपसे जो बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपकी एरिया है, जो उसका प्लेन है, प्लेन मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी जो आपका प्लेन है उसने वेलोसिटी के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रखा है। तो अब एक्चुअल कितना फ्लक्स होगा, तो आपका फ्लक्स होने वाला है दोस्त फाई इजिकल टू वी ए कॉस ऑफ थीटा। अब आप यहाँ क्या क्या रखने वाले हैं, फाई, वी की जगह आप 20 रखेंगे नेचुरली, इसका मैग्नीट्यूड रख दिया, यहाँ भी आप 20 रखेंगे, कॉस ऑफ थीटा की जगह रखेंगे आप लोग कॉस ऑफ 30। मैंने कहा था एंगल 30 डिग्री दे रखा, बट आपने यहाँ 60 क्यों रखा? देखिए साहब समझें, ये जब मैंने ये कंडीशन दी थी तो प्लेन मेक्स अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, यहाँ मैंने प्लेन का एंगल दिया था 90 डिग्री इस जगह, तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये आ गई थी, और आपने यहाँ फ्लक्स लिखा था वी ए कॉस ऑफ 0। जब मैंने आपको ये कंडीशन दी थी ये, तो प्लेन पैरेलल रखा हुआ है, तो प्लेन का वी के साथ में एंगल आपको यहाँ 0 डिग्री दिख रहा है, बट आपने यहाँ जब फ्लक्स निकाला था तब आपने लिखा था यहाँ वी ए कॉस ऑफ 90। मतलब इन दोनों क्वेश्चन में मैंने प्लेन ने क्या एंगल बना रखा वो दे रखा है, और आपने एक्चुअल एंगल रखा 0, या यहाँ रखा आपने प्लेन ने एंगल बना रखा 0 डिग्री का, बट आपने यहाँ एंगल रखा 90 डिग्री। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूला होता है दोस्त वी डॉट ए, वी डॉट ए का मतलब फाई इजिकल टू वी ए, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपका थीटा। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एरिया में जो चीज दिख रही है, जो आपको दिख रही है और जो डायरेक्शन होती है उसमें अंतर होता है। एरिया की डायरेक्शन हमेशा उसके प्लेन के नॉर्मल होती है, तो जब आपने उसको प्लेन को नॉर्मल रखा और मैंने कहा था प्लेन मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो एक्चुअल एंगल आपने क्या रखा 0 डिग्री। प्लेन मेक्स एंगल ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो एक्चुअल एंगल जो आप लोगों को फ्लक्स निकालने के वक्त रखना चाहिए वो आपने रखा 90 डिग्री। तो अब मैं आपको यहाँ कह सकता हूँ, मैंने कहा था कि वेलोसिटी के साथ में जो उसका एरिया है, जो उसका प्लेन है, मेक्स अ एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी उसने एंगल बना रखा 30 डिग्री, तो एक्चुअल एंगल क्या होगा आपका 60 डिग्री होगा। यानी आपको अगर कभी भी किसी न्यूमेरिकल में ये दे देवे कि प्लेन मेक्स अ एंगल ऑफ 20 डिग्री, यानी प्लेन ने 20 डिग्री एंगल बना रखा है, तो एक्चुअल एंगल क्या होगा, यानी आपका थीटा क्या रहने वाला है, तो थीटा रहने वाला है 90 - 20 इजिकल टू 70 डिग्री। जैसे इस क्वेश्चन में प्लेन मेक्स अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो आपको एक्चुअल एंगल क्या ढूंढेगा, तो थीटा इज 90 माइनस का प्लेन ने क्या एंगल बना रखा 90, तो 90 - 90 इजिकल टू आपका हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लो मैं कह देता हूं कि प्लेन मेक्स अ एंगल ऑफ, प्लेन ने एंगल बना रखा 0 डिग्री, यानी प्लेन बिल्कुल पैरेलल रखा हुआ है, तो आपका जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 90 माइनस प्लेन ने जो एंगल बनाया है, तो प्लेन ने यहाँ क्या एंगल बनाया है 0 डिग्री का, तो ये आपका 0 इजिकल टू आपका हुआ 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब समझो दोस्तों, जब भी कभी हमें किसी भी न्यूमेरिकल में ये दे रखा हो कि फलाने के प्लेन ने फलाने के साथ में इतना एंगल बना रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्सेस के साथ में एरिया मेक्स अ एंगल ऑफ 20 डिग्री, तो एक्चुअल एंगल होगा 70 डिग्री, ठीक है। मैं कहता हूं कि वेक्टर एरिया, चलो वेक्टर एरिया की बात करेंगे, फिलहाल बात करते हैं प्लेन की। प्लेन मेक्स अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, प्लेन ने 90 डिग्री एंगल बना रखा था, एक्चुअल एंगल होगा 90 - 90 इजिकल टू 0 डिग्री। मैं कहता हूं कि प्लेन मेक्स अ एंगल ऑफ 25 डिग्री, तो एक्चुअल एंगल होगा 90 माइनस प्लेन मेक्स अ एंगल, प्लेन ने एंगल बना रखा था 25 डिग्री का, तो एक्चुअल एंगल आपका निकलने वाला कौन सा वाला 65 डिग्री का। यानी कहने का मतलब क्या हुआ
कि आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि मुझे एंगल कौन सा दे रखा है, वहाँ कोई डायग्राम थोड़ी बनाएगा। तो आपको जब भी कभी ये दे रखा हो कि प्लेन ने कितना एंगल बनाया है, तो आप एक्चुअल एंगल ही रखेंगे। और एक्चुअल एंगल कैसे निकालेंगे, वो करेंगे आप 90 माइनस जो एंगल प्लेन ने बना रखा है, तो आपका एक्चुअल एंगल मिलने वाला है। बट अगर न्यूमेरिकल पढ़ते पढ़ते आपको ये पता लगा कि वेक्टर एरिया जो था उसने वेलोसिटी के साथ में 30 डिग्री एंगल बना रखा है, मतलब ये तो सीधा सीधा कह रहा है वेक्टर एरिया मेक्स अ एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ अ वेलोसिटी, तो आपके पास में जो एंगल दे रखा है वो ही रखना है। मतलब दोनों बातों में अंतर है। पहले मैं कह रहा था कि प्लेन मेक्स अ एंगल, बाद में कह रहा हूं वेक्टर मेक्स अ एंगल। तो वेक्टर एरिया मेक्स अ एंगल, तो वेक्टर एरिया ने एंगल दे रखा है, तो आपको जो एंगल दे रखा है वो का वही रखना है। जैसे मैं कहता हूं कि वेलोसिटी के साथ में वेक्टर एरिया मेक्स अ एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो आप क्या करेंगे साहब, VA cos ऑफ 30 रखेंगे। बट मैं अगर आपको कहता हूं कि वेक्टर एरिया मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री, सॉरी प्लेन मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री, मैंने अगर आपको बोल दिया कि प्लेन मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री, तब आप क्या रखेंगे, VA cos ऑफ 60। तो ये बात आपको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए कि हम लोग कौन सा एंगल दे रहे हैं, कौन सी चीज़ निकालनी है। ठीक है, हाँ साहब। तो जैसे देखें आपके पास यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं। अब हमने वाटर को और एयर को छोड़ दिया, हम अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ जो है ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। और मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडीशन में इस जो आपका फ्रेम था मैंने उसको ऐसे रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ एंगल 90 डिग्री बनने वाला है, यहाँ एंगल थीटा बनने वाला है, और यहाँ इनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री बनने वाला है। इस समय फ्लक्स मैक्सिमम निकलेगा, इस समय फ्लक्स 0 निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे कहेंगे हम लोग, और इस समय फ्लक्स कुछ निकलेगा। ऐसे ही अगर ये सपोज करो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होती, तो मैं क्योंकि इस फ्रेम में से अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज बाहर निकल रही हैं, तो मैं यहाँ बोलूँगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो यहाँ होगा आपका मैक्सिमम, यहाँ होगा 0, और यहाँ कुछ होना है जो होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बात को आप ध्यान से सुने और समझें, अगर आपको पहली नज़र में डायग्राम बना होगा तो आपको नज़र आने वाला है एंगल किसके बीच में, वो एंगल नजर आएगा प्लेन के बीच में और ई के बीच में। यानी प्लेन और ई के बीच में आपको एंगल 90 डिग्री दिखाता है, और आपने यहाँ 0 रखा है। यहाँ प्लेन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज के बीच में एंगल आपको 0 रखने वाला और आपने 90 रखा हुआ है। तो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि वेक्टर एरिया का एंगल दे रखा हो तब तो बात ठीक है, बट अगर आपको प्लेन के बीच में एंगल दे रखा हो तो एक्चुअल एंगल आपका कैसे निकलेगा। तो एक्चुअल एंगल, राइट एंगल, सही एंगल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 90 माइनस जो एंगल प्लेन ने बना रखा है। यहां प्लेन ने 90 डिग्री एंगल बना रखा था, तो 90 माइनस का 90 किया तो 0, जो कि क्वेश्चन में रखा जाना है। यहां पर आपको 90 माइनस का 0 इजकल टू 90 डिग्री, और यहां 90 माइनस का थीटा, यानी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ऐसा, और ऐसा ही कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स रहने वाला है। और ये चीज़ें हमारे दो जगह काम आएगी। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत ढंग से समझेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो अब आप तैयार हो जाओ सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए। सपोज ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं और इस तरह से जा रही हैं। ठीक है दोस्त, और मैंने इसमें एक एरिया कुछ इस तरह से रख दिया ये। अब भाई ये एरिया यूँ रखा हुआ है, तो ये एरिया की डायरेक्शन हुई। ये आप काम खत्म करें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, यानी ये मेरे पास डायरेक्शन बनने वाली है किसकी, एरिया की। ये डायरेक्शन बनने वाली है हमारे पास एरिया की, और ये जो डायरेक्शन बनी है ये बनी है हमारे पास ई की। अब हम लोग इनके बीच में एंगल बड़े आराम से देख पा रहे हैं थीटा। तो अब हम फ्लक्स को कैसे डिफाइन करें, तो फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, फाई इज इक्वल टू, बहुत प्यारी बात है यहाँ पर, फाई फ्लक्स इज इक्वल टू होगा आपका ई डॉट ए। या तो आप बच्चों की तरह कह दो कि ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, और दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला कॉस ऑफ थीटा, यानी ये फ्लक्स होगा। बिल्कुल सही है साहब। दूसरा भी तरीका है इसको कहने का, फाई इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर ई के दो कंपोनेंट कर दूँ, सोचो अगर यहाँ ई के दो कंपोनेंट कर दिए जाएं इस ई के, तो इस ई के जो आप दो कंपोनेंट करने वाले हो, ये ई था हमारा, यहाँ से एंगल इसका थीटा था, ये वाला कंपोनेंट जाएगा इसका ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट जाएगा ई साइन थीटा। अब आप फ्लक्स को ढंग से समझें साहब, यानी कि अगर मैंने ये जो फ्रेम यहाँ रखा हुआ था, ये यो रखा हुआ था इस तरह से, और ये इसकी डायरेक्शन थी। अब आप बताएं कि फ्लक्स जो निकलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के किस कंपोनेंट की वजह से निकलने वाला है। तो देखें साहब, जो ई साइन थीटा वाला जब का जो कंपोनेंट था, वो जो एरिया जिस प्लेन में रखा हुआ है उसके बिल्कुल पैरेलल है।
जबकि ई कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट था वो जो एरिया जो रखा हुआ है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो अब आप समझें, जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स निकलेगा ई कॉस थीटा की वजह से, यानी ई कॉस थीटा आपको फ्लक्स निकाल कर देगा। अब क्यों देगा वो सोच लो आप। प्लेन देखो, जो आपके रिंग रखी हुई थी उसका प्लेन ये रहा, ठीक है। ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो इसका जो प्लेन था उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर था, तो ई कॉस थीटा और उसके एरिया के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया। बट आपका जो ई साइन थीटा था उसको अगर आप देखोगे तो वो जो रिंग का जो एरिया था और ई साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट था वो एक दूसरे के पैरेलल था। तो एक्चुअल जो एरिया ऑफ रिंग था और ई साइन थीटा के बीच में जो एंगल बन गया वो 90 डिग्री बनने वाला है। तो उसकी वजह से फ्लक्स यानी ई साइन थीटा का कोई रोल नहीं होगा इस क्वेश्चन में फ्लक्स को निकालने में। मतलब मैं इसको यहां कह सकता हूं कि साहब फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया एरिया सिंपल, और ई का वो कंपोनेंट जो कि एरिया की डायरेक्शन में था। अब आप बताओ ई का कौन सा कंपोनेंट एरिया की डायरेक्शन में, तो आपको नजर आएगा ई कॉस थीटा, यानी ई का वो कंपोनेंट जो एरिया की डायरेक्शन में था वो था ये वाला। यानी आपका फ्लक्स का फाइनली फॉर्मूला निकला ई ए कॉस ऑफ थीटा, जो कि निकलना ही था। अगली बात, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके ऐसे कर दूं, ये आपका एरिया और यहां आपका ई आपका एंगल हो गया थीटा और ये आपका ई। अब इस जगह आप फ्लक्स कैसा बताएंगे? आप फ्लक्स बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो एरिया का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो कौन सा होगा भैया? ए कॉस थीटा, यानी आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा। बट आपका इस समय ये जो आपका इसका कंपोनेंट कौन सा होगा? ए साइन थीटा। ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट अगर आपको देखोगे तो वो इस तरह से चला जाएगा और वहाँ ई और ए के ए साइन थीटा के बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ जो फ्लक्स होगा वो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को फिक्स कर दिया और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में ले लिया, तो हम लोग फ्लक्स को ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए साहब, फ्लक्स की टाइप को समझने के लिए हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंड्रिकल सरफेस रखी हुई है लाइक दैट, इस तरह से। अब इस सिलेंड्रिकल सरफेस को टोटल आउटर सरफेस जो है वो उसके जो टोटल सरफेस एरिया है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक ये इसका प्लेन पार्ट होता है, एक ये प्लेन पार्ट होता है और एक ये कर्व्ड पार्ट है। अगर इस प्लेन पार्ट पर अगर आप कोई भी स्मॉल एरिया लेंगे या ये एरिया लेंगे तो बताओ इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? वो मैंने बताई हुई है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा इसकी सरफेस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर बट आउटसाइड है। मतलब यहाँ अगर एरिया की डायरेक्शन ली जाएगी तो डायरेक्शन वो ये आएगी। अगर मैं इस सरफेस के बारे में बात करूँ, ये वाली सरफेस, अगर इस सरफेस की डायरेक्शन बात किया जाए तो ये इसका प्लेन है और इसके एरिया की डायरेक्शन कौन सी होगी? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर बट आउटसाइड। आउटसाइड बोलना बहुत जरूरी है। ये यहाँ अगर मैं इसमें एक स्मॉल एरिया यहाँ बना देता हूँ इस जगह, इस तरह से, ये वाली सरफेस, और अगर मैं आपसे पूछूँ इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी तो इसका जो प्लेन है, इसका प्लेन ये रहा, इसके परपेंडिकुलर आउटसाइड है। यानी कि इस सिलेंडर को मैं 3 सरफेस से मिलकर बना हुआ मान सकता हूँ। ठीक है, 1, 2 और 3, 2 प्लेन और एक कर्व्ड। अब मैं अगर इसको पानी के अंदर रख दूं जहां स्ट्रीमलाइन फ्लो है, एयर में रख दूं जहां पे भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है, या मैं अपनी टॉपिक पे आ जाता हूं और मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही मुझे लेना देना है और मैं वहां रख देता हूं, तो मुझे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लगने वाली है। अगर मैं इसको यहां रखने वाला हूं तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, इससे कितना निकलने वाला है, इससे कितना निकलने वाला है, इसके बारे में मुझे जानकारी मिलने वाली है यहाँ पर। ये अपन ने इसको एक्चुअल देख लिया और यहाँ देखें, ये सरफेस S1 है दोस्त, ये सरफेस S2 और ये कर्व्ड सरफेस S3 है। पहले बात करते हैं कि सरफेस S1 से क्या हुआ, यानी आपका जो फ्लक्स है वो सरफेस S1 से जो φ1 फ्लक्स निकलने वाला है उसके बारे में क्या होने वाला है। यानी पहली बात, यानी वो हुआ आपका E डॉट ए। अब मैं इसको खोलता हूं तो ये आएगा मेरे पास ई ए कॉस ऑफ थीटा, यानी आपका ई का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के पीछे बनने वाला कॉस ऑफ थीटा। अब अगर मैं पहले सरफेस S1 को ही नजर में रखता हूं और S1 सरफेस में नजर में रखता हूं तो ये एरिया की डायरेक्शन हुई दोस्त, ये आपके ई की डायरेक्शन हुई। यानी ई और ए के बीच में एंगल अगर आपको दिखेगा तो दोनों के बीच में एंगल दिखने वाला है आपको 180 डिग्री का। यानी आपका फ्लक्स बनने वाला है ई ए कॉस ऑफ 180। क्योंकि 180 क्यों लिखा था? ई की डायरेक्शन ये है और एरिया की डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे है, तो यहां पर जो फ्लक्स बनेगा φ1 इक्वल टू वो माइनस का ई ए बनेगा। अब यहां एक चीज मिल गई है, एक रिजल्ट मिल गया है आपको, और रिजल्ट क्या मिल गया है कि अगर यहां इस सरफेस को देखोगे आप, अगर इस सरफेस पर नजर मारते हो तो आपको क्या नजर आएगा कि यहां से वाटर इसमें एंटर कर रहा है।
यहाँ से इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्सेस में एंटर कर रही हैं, यहाँ से एयर इसमें एंटर कर रहा है, और वो एंटर करने वाला फ्लक्स ड्यू टू ई और ए की डायरेक्शन अपोजिट हो जाने की वजह से एंटर करने वाला फ्लक्स जो था वो आपका नेगेटिव हो गया। तो एक यहाँ हमारे एक चीज बन गई हमारे सामने कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस में कोई भी फ्लक्स एंटर करेगा तो फ्लक्स हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। इस वजह से देखते हैं सरफेस S2 से कितना फ्लक्स निकला। ये रही सरफेस S2, यानी आपका φ2 फ्लक्स क्या होगा, तो φ2 जो फ्लक्स हुआ दोस्त वो हुआ आपका E डॉट ए। E डॉट ए को खोलता हूँ तो यहाँ ये E हुआ, ये A हुआ, दोनों के बीच में एंगल cos ऑफ 0 है, यानी φ2 जो हुआ आपका हुआ EA, और ये आ रहा है आपका पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर ये फ्लक्स यानी इस सरफेस से फ्लक्स बाहर निकल रहा है और ये आपका पॉजिटिव आया। इसका मतलब एक रिजल्ट और तैयार हो गया, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स एंटर करेगा वो हमेशा नेगेटिव होने वाला है, और कोई भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स अगर बाहर निकलता है तो वो पॉजिटिव होगा। मतलब आउटवर्ड फ्लक्स को हम लोग हमेशा बोलेंगे पॉजिटिव, और इनवर्ड फ्लक्स यानी जो फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में घुसता है, जो एंटर करता है, वो फ्लक्स होता है आपका नेगेटिव। यानी फ्लक्स दो तरह का हो गया, एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया। यानी पॉजिटिव फ्लक्स भी समझ में आना चाहिए, नेगेटिव फ्लक्स भी समझ में आना चाहिए। बाकी जो सरफेस S3 है वो तो वैसे ही स्वाह हो गई। क्यों स्वाह हो गई, यानी आपकी थर्ड सरफेस को देखते हैं φ3 रिजल्ट दोस्त बना आपका E डॉट ए, और E डॉट ए को खोलोगे तो ये हुआ आपका E, ये हुआ आपका A। ये आपके E की डायरेक्शन, ये आपके A की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, यानी cos ऑफ 90 ने सबको कर दिया स्वाहा, यानी आपका फ्लक्स φ3 इजकल टू हो गया दोस्त मेरे 0। बट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फर्स्ट और सेकंड, किसी भी क्लोज सरफेस में अगर फ्लक्स एंटर करता है तो एंटरिंग फ्लक्स को हम हमेशा बोलेंगे नेगेटिव। यानी किसी क्लोज सरफेस में फ्लक्स एंटर करता है, ठीक है, वो क्या होता है, और क्लोज सरफेस से फ्लक्स बाहर निकलता है वो क्या होता है, ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखिए साहब, एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ फ्लक्स के ऊपर, है ना। आपको सोचना है और इमेजिन कैसे करना है, तो थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, गाँव में खेत को प्लेन करने के लिए, समतल करने के लिए, पता है गांव वाले क्या करते हैं, जो ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर, उसके पीछे एक बड़ा सा लकड़ी का पट्टा, मोटा सा लकड़ी का, है ना, समझ लो किसी पेड़ का स्मूथ वाला, चारों तरफ से स्क्वायर टाइप से या रेक्टेंगल टाइप से उसको काट लिया, स्मूथ, है ना, बना लिया उसको ट्रैक्टर के पीछे बांध देते हैं और 3 आदमी उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं यूँ। अब वो चलेगा, तो जहाँ तक वो चला, समझिएगा मेरी बात को, सपोज़ मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है इस जगह, और ये यहाँ से ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुँचा, तो जो ज़मीन होती है आप उस पर देखोगे कि ये यहाँ डंडा रुक गया, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि बिल्कुल एक इस तरह से खेत के अंदर एक जगह बन जाएगी ऐसे, ठीक है। ये चीज़ आपको मदद करेगी जो मैं आपको समझाना जा रहा हूँ उसके अंदर आगे वाली चीज़, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर और आपको बताना होगा कि मैंने यहाँ कौन सी कंडीशन में क्या होने वाला है, ठीक है। देखें साहब, सपोज कर लें आप लोग कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आप लोगों की तरफ है। कभी भी अगर डॉट से अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो तो इसका मतलब होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक ये कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि यहाँ इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। 3-4 केस दे रहा हूँ। यहाँ एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक यहाँ अपन लोग कर लेते हैं कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तीनों कंडीशन में आप लोगों को फ्लक्स बताना है मुझे। यहाँ वो जो रॉड रखी हुई थी उस रॉड को मैंने इस जगह इस तरह से रखा और ट्रैक्टर को यूं चलाया है, ठीक है। टी टाइम में मेरा ये रॉड यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। ट्रैक्टर की स्पीड v है और टाइम t के अंदर रॉड A से B प्लेस पे पहुँच जाती है। इस कंडीशन में भी यहाँ पर
रॉड की जो आपके पास में लेंथ है वो आप L मान सकते हैं, रॉड की लेंथ आपकी L है, और T टाइम बाद आपका ये ट्रैक्टर A पोजीशन से B पोजीशन में पहुंच गया है, तो उसके पीछे जो लगा हुआ ये प्लेन जो आपका पट्टा था वो भी A से B तक पहुंच गया है, और ऐसा का ऐसा ही यहाँ है इस जगह, वो A पोजीशन से T टाइम में यहाँ पहुँच जाता है। ट्रैक्टर की स्पीड आप V मानेंगे, ये टाइम T के अंदर A पोजीशन से B पोजीशन में पहुँच गया है। 3 कंडीशन आपके साथ बनाई गई हैं, A, B और C। आप तीनों कंडीशन में मुझे निकाल के देंगे कि फ्लक्स कितना होने वाला है या फ्लक्स कितना होगा, यहाँ कितना फ्लक्स है, यहाँ कितना और यहाँ कितना, ये तीनों कंडीशन आप बताएंगे। हाँ साहब, ये रॉड जब ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई है और वो यहाँ से जब यहाँ पहुँच गई यहाँ, तो इसने एक एरिया कवर कर लिया ये वाला। अब इसका एरिया कितना होगा, v वेलोसिटी से आपका ट्रैक्टर चल रहा है, ये डिस्टेंस हो गई vt, ये हो गया आपका l, यानी आपका एरिया जो बना इसका वो हो गया l इंटू वी। क्लियर? यहाँ इस एरिया की डायरेक्शन ये हो गई। फ्लक्स फाई इजकल टू होता है आपका E डॉट A, यानी आपका फ्लक्स फाई हो गया आपका EA, A की जगह हो गया LVT, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल, यहाँ एंगल हो गया आपका cos ऑफ 0, यानी आपका फ्लक्स फाई जो हो गया वो ELVT, ये वाला फ्लक्स होगा इस जगह। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आपका यही एरिया तो वही कवर हुआ, एरिया जो आपका बन रहा है वो तो LVT बन रहा है, उसकी डायरेक्शन n कैप मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये आ रही है, यानी एरिया की डायरेक्शन ये आ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर भी हो रही है। अगर इस कहानी में देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर ये डिस्टेंस VT ट्रेवल होगी, यहाँ से ट्रैक्टर यूँ जा रहा है, ये डिस्टेंस आपकी VT ट्रेवल होगी, ये जो आपका एरिया बनेगा वो LVT बन जाएगा, बट उसकी डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होने की वजह से यहाँ पर भी जो फ्लक्स होगा वो आपका फ्लक्स 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, हाँ साहब, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं और ये जो रॉड रखी हुई वो मैंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के पैरेलल रख दिया। मैं इसको अगर यूँ चलाता हूँ तो आपने कह दिया साहब फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि जो एरिया कंटेन करने वाला है, ये जो एरिया बनाने वाला है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच जो एंगल 90 डिग्री का बनने वाला था। बट मैंने इसको यहाँ से बांधकर v वेलोसिटी, ट्रैक्टर के पीछे बांध रखा है इस रॉड को, और मैंने इसको v वेलोसिटी से ऐसे चला दिया और ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये ट्रेवल डिस्टेंस vt हो गई। अब आप मुझे बताओ तो यहाँ पर इस कंडीशन में अगर ये रॉड को यूँ खींच के ले जाए तो जो ज़मीन पर है ये ऐसे निशान बनेंगे ना, तो उस कंडीशन में बताएं साहब इस कंडीशन में कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इस कंडीशन में फ्लक्स आपका 0 निकलेगा। अब 0 क्यों निकलेगा साहब, उसकी कहानी है भाई, इसमें एरिया ही नहीं बना, लाइन का खुद का कोई एरिया होता नहीं है, तो इस समय जो फ्लक्स होगा वो आपका 0 होगा। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, वो एक कंडीशन में होगा जबकि आपका ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था और रॉड को मैंने यहाँ से रखकर फिर मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक खींच दिया था, इस कंडीशन में आपका फ्लक्स जो था वो मैक्सिमम का। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, आइए डिस्कस करते हैं उसको भी। ये एक रिंग है, इस रिंग की रेडियस आप लोग मान सकते हैं स्मॉल ऑफ ए, ये इसका सेंटर है। सेंटर ओ से डिस्टेंस x पर एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q आपका रखा हुआ है, ये इसका सेंटर O है और A पॉइंट पर मैंने एक कैपिटल चार्ज Q रखा हुआ है। अब आपको मैंने ये कहना है कि आप मुझे इस चार्ज की वजह से, अब देखिए साहब, इस चार्ज की वजह से अगर मैं यहाँ डायग्राम बना के बताऊँ, आपको करना होगा खुद को, ये चार्ज Q यहाँ रखा हुआ है और यहाँ से इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जाएंगी वो इस तरह से जाएंगी, यो इस तरह से, ये इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ एक रिंग रख देता हूँ और आपसे पूछ लेता हूँ बताओ जी इस रिंग में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो ये बाहर तो निकल रहा है, ये तो निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो निकल रही है यहाँ से, ये निकल रही है। मैं इसका नंबर जानना चाहता हूँ जो बाहर निकल रहा है। हालांकि ये चीज़ बाहर रखी हुई है तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा
उतना फ्लक्स बाहर भी निकलेगा, तो ये कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको। नेट फ्लक्स तो जीरो होगा कि जितना एंटर करेगा उतना बाहर निकलेगा, नेट फ्लक्स तो जीरो हो रहा है। बट मैंने आपसे पूछा कि इसकी इस सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये आपको सोचना है, हिंट मैं देता हूं आपको। देखिए साहब, आप ये मान लें कि ये जो आपके रिंग है ये बहुत सारी, यानी इसके अंदर एक एरिया हो गया आपकी। अब ये रिंग जैसी नहीं रही है, ये आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, एक डिस्क बन चुकी है अंदर। आप इसके अंदर बहुत सारी कोसेंट्रिक रिंग्स की इमेजिन कर सकते हैं। आपने सपोज करो कि यहाँ एक ऐसी रिंग की इमेजिन करा, ये आप यहाँ पर एक ऐसी छोटी सी रिंग की इमेजिन करते हैं जिसकी ये रेडियस स्मॉल ऑफ आर है। बात को समझने की कोशिश करना, मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है। और बाहर वाली रेडियस आर प्लस डी आर है, ये आर प्लस डी आर है। ये वाली रिंग को भैया आपकी वो देना रिंग, ये देखिए साहब, मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना, फिर से डिस्कस कर लेता हूं आपसे। अगर आपको कोई आदमी आर रेडियस की रिंग दे दे और आपसे पूछे कि एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ रिंग जो, और कवर्ड एरिया बाय द रिंग, है ना। तो कवर्ड एरिया बाय द रिंग क्या होगा और एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, उसने इस तरह से पूछ लिया तो पहली नज़र में आप हो सकते हो वो चौंक जाओ, बट दोनों चीज़ों में बड़ा अंतर है। अगर आपसे पूछता हूँ कि कवर्ड एरिया बाय द रिंग, तो एरिया रिंग ने कितना कवर करा है वो है ये पाई आर स्क्वायर अंदर वाला। बट अगर मैं पूछता हूँ कि एरिया ऑफ रिंग बताइए मुझे, तो एरिया ऑफ रिंग केवल ये वाली चीज़ आएगी, यानी इसकी रिंग का एरिया क्या है। तो रिंग के एरिया में बाहर वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया लेस करना होगा। मतलब मैं अगर इस ब्लू पेन से जो मैंने बनाई है, जो ड्राइंग किया है यहाँ पर, उसका अगर मैं एरिया आपसे पूछता हूँ तो आप कैसे करेंगे, पाई बाहर वाले एरिया में से पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर में से माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर लेस करेंगे तो एरिया ऑफ रिंग आएगा। लेकिन आप इस बात में ध्यान रखें, रिंग जो है इसमें जो डी आर बनाया गया है ये बहुत पतला सा बनाया गया है, मतलब इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ आएगा आपका पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई डी आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर ऑफ डी आर माइनस का पाई ऑफ आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डी आर बहुत छोटा था इसलिए मैं इसको इग्नोर करूंगा। यानी एरिया ऑफ रिंग की बात करें तो एरिया ऑफ रिंग की बात अगर आप लोग करते हैं दोस्त, तो वो आएगा आपका 2 पाई आर ऑफ डी आर। आप चाहो तो डायमेंशन भी मिला सकते हो, आर की डायमेंशन L1 है, डी आर की डायमेंशन भी L1 है, तो L1 आपका हो जाएगा कितना, आपका L1 इंटू आपका L1 इजल टू L2, यानी 2 पाई आर इंटू डी आर। यानी रिंग का एरिया अगर बात करता हूँ तो हो गया आपका 2 पाई आर इंटू डी आर। अब बात को समझें कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना चाहिए। ये एक अच्छा और ईजी सा और मस्त क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस जगह जो इसका एरिया था, यानी ये जो रिंग बन रही है, इस रिंग के एरिया जो आप बोल रहे हैं 2 पाई आर इंटू डी आर, इसकी डायरेक्शन ये है, यानी इस एरिया की डायरेक्शन ये है। और यहाँ जो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो यूँ जा रहा है, यानी इस पर, इस जगह पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो यूँ जा रहा है। यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये गई साहब, और ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ये आपका जो डी एरिया है और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में ये एंगल थीटा होगा, तो डेफिनेटली मैं इसको भी थीटा कह दूंगा आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ से फ्लक्स निकालना चाहता हूँ कि इस छोटे से एरिया में से कितना फ्लक्स निकला, तो छोटे से एरिया में से कितना फ्लक्स निकला मैं इसको बोलूँगा डी फाई इजकल टू मैं करूँगा ई डॉट डी ए, और डी फाई इजकल टू ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा मैंने इमेजिन किया है, मैंने मेरी मर्जी से माना है। अब यहाँ E क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ E क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी अंडर रूट में, ये मैंने R बोला था, यानी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी रिंग की ये जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस मैं आपको स्मॉल r बोल रहा हूँ। रिंग की रेडियस आपकी A है, ठीक है, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो रहने वाला है KQ अपॉन ऑफ इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डी ए मेरे पास, इस रिंग का एरिया मेरे पास में है वो 2 पाई आर इंटू डी आर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। और कॉस ऑफ थीटा में मैंने थीटा फिर से इमेजिन किया था, और थीटा लगातार यहाँ वेरी करेगा, तो मैं सारी चीज़ों को एक साथ लिखने की कोशिश करता हूँ। कॉस ऑफ थीटा भी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। कॉस ऑफ थीटा कितना होगा, कॉस ऑफ थीटा रिजल्ट होता है दोस्त बेस अपन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ बेस हुआ आपका एक्स, हाइपोटेन्यूस हुआ आपका ये, यानी आपका जो कॉस ऑफ थीटा है वो गया आपका एक्स अपॉन ऑफ अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स कांस्टेंट है जो वेरी कर रहा है, वो आपकी रेडियस, आपकी जो रिंग मानेंगे इसमें बहुत सारी रिंग्स, उनकी रेडियस जो है वो वेरी करेगी, यानी आपका जो फ्लक्स हो जाएगा जो आपका डी फाई होने वाला है, डी फाई इजल टू ई की वैल्यू होगी दोस्त KQ अपॉन ऑफ ये आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये
आपका ई हुआ, डी ए जो आप लिखोगे वो आपका आ गया था 2 पाई आर इंटू डी आर, बोलो बच्चों। और कॉस ऑफ थीटा की जगह आप लोग लिखेंगे एक्स अपॉन ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो यहाँ से अगर आप लोग डी फाई को सॉल्व करते हैं तो डी फाई मेरा निकल के सामने आता है कि के क्यू ऑफ एक्स 2 पाई आर ऑफ डी आर अपॉन ऑफ आपका हुआ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा वो पूरी इसमें से निकलेगा। अब ये इसमें क्या वेरी कर रहा है साहब, इसमें वेरी कर रहा है आपका आर। ये आर के वेरी करने से कौन वेरी करेगा, आर के वेरी करने से आपकी ये डिस्टेंस भी वेरी कर जाएगी, यानी टोटल फ्लक्स जो होगा वो आप करोगे 0 से लेकर ए तक का इस डी फाई का इंटीग्रेशन। जब आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ आंसर मिलेगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, यानी यहाँ इसका फ्लक्स होगा। लेकिन फिर से एक बात ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। आगे जब हमारी नॉलेज बढ़ती है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि इस क्वेश्चन को देखकर। देखिए साहब, जितना फ्लक्स इसमें एंटर होगा उतना फ्लक्स बाहर निकलेगा, नेट फ्लक्स इसका 0 होगा। बट मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपको ये एक रिंग दे दी गई है, ये रिंग दी साहब, ये रिंग दी गई। ठीक है, और इसके सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस जो कि कांस्टेंट है, यहाँ पर मैंने एक चार्ज क्यू रखा और मैंने आपसे ये मांगा है यहाँ पर कि आप मुझे बताओ यहाँ से कितनी इलेक्ट्रोलाइनर फोर्सेस बाहर आ रही है। तो जो इलेक्ट्रोलाइनर फोर्सेस बाहर आ रही है वो इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद में आएगी। इसको सॉल्व आप खुद करें। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना होगा तो आपको पता लगेगा साहब कितनी लाइनें बाहर आ रही है। मैंने सिर्फ बाहर पूछा था। मैं अगर आपसे पूछता हूँ नेट फ्लक्स क्या होगा तो इसका आंसर 0 होगा। बट अगर आपसे वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि इससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा तो सिर्फ वो यहां बात कर रहा है। अगर मैं आप पूछता हूं कि इसमें एंटर करने वाला फ्लक्स क्या होगा तो रिजल्ट यही होगा, बट आप उसको नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, वहां उस जगह क्या नेगेटिव क्यों लगेगा, क्योंकि यहां आपकी उस कंडीशन में ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी और ई की डायरेक्शन ये होगी, तो इनके बीच में जो एंगल बनने वाला है वो एंगल आपका 180 बन जाएगा। ठीक है, तो आपकी कंडीशन बदल जाएंगी, आपकी एंटर करने वाला फ्लक्स नेगेटिव, बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव। ठीक है, नेट फ्लक्स आपका 0 होगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये कंफ्यूजन मत वालना। कई बार बच्चे हमसे पूछ लेते हैं जब गाउस लॉ पढ़ लेते हैं, बोले सर यहाँ तो चार्ज बाहर रखा हुआ है फिर इसकी वजह से फ्लक्स क्यों निकलेगा। भाई वो क्वेश्चन में ये दे रहा है तुझे कि बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, तो बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स मतलब जो इस सरफेस से बाहर आ रहा है उसकी बात कर तू। अगर वो पूछा नेट फ्लक्स क्या होगा तो आपका आंसर 0 जाएगा, यानी इस क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स कितना होगा वो आपका 0 होगा। बाकी की कहानी हमें पता है कि एंटर करने वाला फ्लक्स नेगेटिव होगा, बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होगा। कुछ बच्चे इसका आंसर 0 करके आएंगे, जबकि वो पूछ रहा है कौन सा वाला आउटिंग फ्लक्स कितना होगा, बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, वो उनका आंसर गलत होगा। ठीक है, मिलते हैं साहब इसी चीज़ को लेकर फ्लक्स को और गाउस लॉ को अगले टॉपिक में अपन नेक्स्ट टॉपिक्स में अपन उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इनको स्टडी कीजिएगा और फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढंग से पढ़ लेते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी अपना तैयार हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। Consider any surface in the electric field vector E. Further, imagine this surface divided into little surface elements. If such little surface elements are of microscopic size and without much notches, we can consider each surface element as a flat patch and we can represent each surface element with the vector A. Such a vector gives the magnitude and orientation of the surface element. This vector of the magnitude of the area of the element is drawn in the direction of outward pointing normal to the surface of such element. If the surface is enclosed by a closed curve, such vectors are drawn along the directions outward from the closed surface. Suppose delta vector Aj is the vector representing the jth surface element and vector Ej is the electric field in it. As the surface elements are quite microscopic, the electric field vector Ej in a surface element practically does not change. Now we can define the scalar product vector Ej dot delta vector Aj, which is simply a number called the flux passing through the jth surface element. The sum of all the fluxes passing through each element gives the total flux passing through the entire surface. Denoting the total flux by phi. Phi is equal to sigma j,
vector Ej dot delta vector Aj. Taking limit of modulus delta vector Aj tends to 0, the summation in equation can be written in the integral form. Phi is equal to limit modulus delta Aj tends to 0 sigma j vector Ej dot delta vector Aj is equal to integral A vector E dot vector dA. The surface integral of any electric field over a closed surface means the flux passing through the surface.